ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो ये है फोर्स F विच इज कांस्टेंट, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है लेकिन फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट। तो इसका मतलब हुआ कि वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। तो वर्क डन बराबर किसके होगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम द अबव डायग्राम। वर्क किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ से ये देखें, अगर हम इस ग्राफ को क्लोज कर देता हूँ तो ये रेक्टेंगल बन जाती है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? वन साइड इंटू अदर साइड। तो एक तरफ फोर्स F है, एक तरफ D है, तो ये बराबर आ गया F इंटू D, सिंपल मल्टीपल है, ये वर्क डन आ जाएगा और सिंपल मल्टीपल। सो एरिया अंडर द ग्राफ, ये नोट रखना है, ये आप मैं इसको नोट कह देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये हमेशा की बात है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे स्ट्रेट लाइन ना हो, ये हमेशा बात जो है वो याद रखना कि एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन्स द वर्क डन। ये नहीं समझना कि सिर्फ इस ग्राफ के अंदर ऐसा है ना, बेशक टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, जो आप आगे वेरिएबल फोर्स की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास ये बात आ जाएगी। तो बेसिक थीम जो है वो हमेशा यही रहेगा कि जब हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएंगे, एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन्स द वर्क डन। अच्छा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बाद जो है अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब बात कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है उसमें हम ग्राफ की हेल्प भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प भी ले सकते हैं, और जो अगर हम बुक को फॉलो करें, या मैं पहले एक ग्राफ जो है ना अपनी तरफ से आपके सामने रखता हूं कि अगर हमारे पास फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ये ग्राफ आ गया, इसका मतलब है कि हम जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं और फोर्स जीरो से बढ़ते बढ़ते F1 डिस्प्लेसमेंट D1, F2 डिस्प्लेसमेंट D2, F2 के वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, F3 के वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये F3 है और इसके वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखें कि इसमें फोर्स कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर उस कंसेप्ट्स को ज़हन में रखें कि मैंने जो अभी लिख के दिया है कि एरिया अंडर द ग्राफ डिटरमिन्स द वर्क डन, तो अब इस केस के अंदर हमारे पास जो ग्राफ है, अगर हम उसको देखें तो ये एक रेगुलर शेप इसने बना दी हमारे सामने। पहले भी रेगुलर शेप थी जब फोर्स कांस्टेंट थी, स्ट्रेट लाइन बनी, और मैंने क्या लफ्ज लिखा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चूंकि वो रेगुलर शेप थी ग्राफ की, इस वजह से मैंने एरिया निकाल लिया और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स का फार्मूला लगा दिया, वन साइड इनटू अदर साइड। अब इस केस के अंदर भी फोर्स बेशक वेरिएबल है, लेकिन ग्राफ की वजह से जो डायग्राम बन रही है दैट इज अ रेगुलर शेप, एक ट्राइंगल बन रही है, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बन रही है। OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन दिस ग्राफ फोर्स इज constantly increasing, that is variable, and we get a regular shape of right angle triangle OAB. So चूंकि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन बराबर होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ बेस कितनी बन रही है? OA इंटू AB, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ D इंटू F, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ F इंटू D भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ। सो
अनदर सिंपल डायग्राम जो ग्राफ से हमें मिल गई, जहन में ये बात भी क्लियर हो गई कि वेरिएबल है, दिस इज अ सिंपल फैक्टर्स। तो लेकिन मैंने ऐसी वेरिएबल फोर्स लिया है जो कांस्टेंटली इंक्रीजिंग है और उसके रिस्पांस में हमारे पास जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन है विद सर्टन स्लोप, और जब हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट अ रेगुलर शेप, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने उसका एरिया निकाल लिया और ये वर्क डन आ गया। अब इससे आगे जो बात बढ़ाते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल हो इन द सेंस कि कभी वो इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? अगर फोर्स वेरिएबल है और कांस्टेंटली चेंजिंग, कभी इंक्रीज हो जाती है और कभी डिक्रीज हो जाती है, ऐसे करके ये फोर्स का आप चेंज देखेंगे कि कभी इंक्रीज होती जा रही है कभी डिक्रीज होती जा रही है कभी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हुआ इतना। अब एरिया अंडर द ग्राफ जो इस केस के अंदर हम देख रहे हैं वो तो कोई रेगुलर शेप नहीं है, वो कोई रेगुलर शेप नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये इसके नीचे जो एरिया आ रहा है इस ग्राफ के नीचे वो रेगुलर शेप नहीं है। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि अगर इसके हम दो हिस्से बना दें और दोनों को अलग-अलग डिस्कस करें फिर भी कोई रेगुलर शेप नहीं बनती। हम मजीद इसको चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसमें भी हमें कोई एडवांटेज जो है वो अभी भी नहीं मिला। कैसे कि अगर मैं यहाँ इस फोर्स को F1 कहकर कंसिडर करता हूँ तो ये एरिया जो है ये वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट होगा जहाँ से लेकर जहाँ तक। लेकिन वर्क तो हमने ज्यादा किया है, ये हिस्सा क्या है, ये हमने वर्क किया है लेकिन कैलकुलेशन में नहीं आया। ग्राफ के अंदर ग्राफ की मदद से जो हमने कैलकुलेशंस की है तो उसमें इतना वर्क तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना तो ये तो एरर में आ गया। इसका मतलब है बहुत सारा एरर है इसके अंदर। तो कहीं एरर पॉजिटिव में है कहीं एरर नेगेटिव में है, कहीं हमने वर्क किया हुआ है लेकिन कैलकुलेशन में नहीं आ रहा। और अगर इस हिस्से में चले जाऊं, मैं यहाँ की फोर्स ले लूं और इस हिस्से में आ जाऊं तो ये देखें कि ये फोर्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ये एक रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, ये यहां तक ये एक रेक्टेंगल है और कैलकुलेशंस के लिहाज से तो F2 इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 अगर मैं कह दूं तो वो आ जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है कोना आप देख रहे हैं ये ग्राफ से बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो वर्क नहीं किया लेकिन हमारी कैलकुलेशन में आ गया। तो ये इस पॉइंट के अपोजिट ये नुक्ता आ गया कि कहीं हमने वर्क किया हुआ है लेकिन हमारी कैलकुलेशन में नहीं आया, कहीं नहीं किया लेकिन हमारे ग्राफ के अंदर आ गया है और इस वजह से एरर आएगा जवाब के अंदर। अब उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये स्टेप्स जो हमने बनाए हैं इनको छोटा करें, इनको कम से कम इसकी वैल्यूज ले लें। तो उसमें क्या होगा ये देखें। अब अगर मैं इसको ये चेंज कर देता हूं ऐसे करके तो अब हमारे पास ये हिस्सा भी ग्राफ के अंदर आ गया लेकिन एरर अभी भी मौजूद है, एरर अभी भी मौजूद है। तो इस एरर को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम जितना कम करते जाएंगे तो मैथमेटिकली कहते हैं डेल्टा D टेंड्स टू 0। तो फिर जो होगा आपके पास ये जो वर्क डन होगा वो तकरीबन सही हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है अब आपके सामने है जिसमें मैंने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट को छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं और इसकी लिमिट होती है कि डेल्टा D ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उसके ऊपर लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि डेल्टा D टेंड्स टू 0। तब हमारे पास कैलकुलेशंस का अंदाज क्या होगा कि F1 डॉट डेल्टा D1 ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा D1 हो जाएगा, फोर्स F1 है, और प्लस F2 डॉट डेल्टा D2 प्लस F3 डॉट डेल्टा D3 प्लस इस तरह अप टू Fn डॉट
डेल्टा डी एन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है उसको n नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और फिर हर स्टेप का अलग वर्क निकाला। ये एक छोटा सा स्टेप है, इसमें ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये छोटा सा नेक्स्ट स्टेप है, डेल्टा D2 मैंने लिखा, फोर्स F2 है, डेल्टा D2 है। तो इसमें इस तरह ये तीसरा स्टेप आ गया, इस जिसमें फोर्स F3 लेंगे, डेल्टा D3 है। तो इस तरह हर स्टेप का अलहदा अलहदा वर्क निकालते जाएंगे और उसका सम कर लेंगे, मैथमेटिकल सम कर लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ये पूरा शेडेड एरिया जो है ना, जहां से लेकर जहां तक, ये इसके नीचे नीचे का एरिया आ जाएगा। सिंस डेल्टा डी टेंड्स टू 0 होगा तो जो एरर होगा वो भी उसमें लीस्ट हो जाएगा। और इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, जबकि फोर्स का अंदाज जो है वो कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो हम इस तरह जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखने में एक अंदाज और भी है, ये वर्क है, इससे लिखा जा सकता है सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n f I डॉट डेल्टा डी आई। I वेरिएबल नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 से स्टार्ट लेके कभी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू n जितने भी हमने स्टेप्स उसके अंदर बनाए हैं सबका। तो इसे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज जो हमने 1 से लेकर n तक स्टेप्स बनाए हैं और हर स्टेप का हमने अलहदा वर्क किया है, फिर उसका सम किया है, एंड वी गेट द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स।